नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद पर बात करेंगे जिस पर हमारे लोकतंत्र का सबसे जमीनी ढांचा खड़ा है। पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज। हमारे पास एक श्रोता के भेजे हुए नोट्स हैं जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी चुनौती है अनुच्छेद 243 के ए से लेके ओ तक के हिस्सों को समझना और याद रखना। बिल्कुल। और ये अक्सर परीक्षार्थी बस रटने की कोशिश करते हैं, जबकि हर अनुच्छेद के पीछे मतलब एक मकसद है, एक कहानी है। हाँ, एक कहानी है। अगर वो समझ आ जाए तो ये अक्षर खुद ब खुद याद रह जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन अनुच्छेदों को रटना नहीं बल्कि इनकी कहानी को समझना है। हमारे हाथ मेमोनिक्स फॉर आर्टिकल 243 नाम की एक गाइड लगी है। जी। हम इसे अपनी बुनियाद बनाएंगे, लेकिन इसके हर पहलू की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। जैसा कि गाइड कहती है, 243 बोले गांव की सरकार, ए से ओ तक पूरी कहानी। इस कहानी का पहला अध्याय शुरुआत होती है अल्फाबेट ए से, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में। और ट्रिक है ए इक्वल्स असेंबली ऑफ विलेजर्स। असेंबली यानी सभा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि असेंबली शब्द ही इसकी आत्मा है। ये कोई चुनी हुई समिति नहीं है। नहीं, ये गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। मतलब सैद्धांतिक रूप से ये हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। अच्छा, तो ए से हमें लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई ग्राम सभा मिल गई। लेकिन सिर्फ सभा से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके फैसलों को लागू करने के लिए एक संस्था भी तो चाहिए। एकदम सही। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 243 बी, जो पंचायतों के गठन की बात करता है। गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। जी। और इसके लिए हमारी ट्रिक है बिल्ड पंचायत। पंचायत का निर्माण करो। बिल्ड पंचायत, ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है। मतलब बस हर गांव में एक पंचायत बना देना। इससे कहीं ज्यादा। हाँ। ये अनुच्छेद भारत के त्रिस्तरीय मतलब 3 टियर पंचायती राज ढांचे की नींव रखता है। अच्छा, वो 3 स्तर। हाँ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। तो बी से बिल्ड का मतलब है पूरे सिस्टम की इमारत खड़ी करना। बिल्कुल। हाँ, इसमें एक जरूरी बात यह है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें बीच का स्तर बनाने से छूट दी गई है। ठीक है, तो ए से सभा बनी, बी से त्रिस्तरीय इमारत खड़ी हो गई। अब इस इमारत के अंदर का नक्शा कैसा होगा? हाँ, मतलब इसमें कौन लोग होंगे, कैसे चुने जाएंगे? शायद अगला अनुच्छेद इसी बारे में। बिल्कुल। अब हम आते हैं अनुच्छेद 243 सी पर। ये है पंचायतों की संरचना यानी कॉम्पोजिशन। और यहाँ तो ट्रिक अक्षर में ही छिपी है। C इज इक्वल टू कॉम्पोजिशन। हाँ, ये सबसे आसान है। सी फॉर कॉम्पोजिशन। ये बताता है कि इस इमारत का ब्लूप्रिंट क्या है। और इस ब्लूप्रिंट में सबसे खास क्या है? देखिए, इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली, पंचायत के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। और दूसरी, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये तय करने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। तो अब तक हमने पंचायत का ढांचा खड़ा कर लिया। अब सवाल आता है कि इस ढांचे में कौन लोग होंगे और उनके नियम क्या होंगे। और मुझे लगता है यहीं से सामाजिक न्याय का पहलू शुरू होता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 243 डी, सीटों का आरक्षण। और ट्रिक कहती है D इज इक्वल टू डिवाइड सीट्स। हाँ, लेकिन ये डिवाइड शब्द सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये सत्ता का बंटवारा है, प्रतिनिधित्व का। ये अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिले। और सबसे क्रांतिकारी प्रावधान, महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीटों का आरक्षण। 1/3? ये तो बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जमीनी स्तर पर सरपंच पति वाली धारणा भी तो सुनने को मिलती है। जी, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सरपंच पति की समस्या हकीकत है और ये दिखाती है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ कानून बनाने से नहीं आता। सही बात है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। इसी आरक्षण की वजह से आज लाखों महिलाएं घर से निकलकर राजनीति में आई हैं। हो सकता है पहली पीढ़ी में उनके पुरुष रिश्तेदार हावी हों, लेकिन अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी की महिलाएं ज्यादा आत्मविश्वास से नेतृत्व कर रही हैं। तो डी फॉर डिवाइड सीट्स एक धीमी लेकिन निश्चित सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। तो लोग चुन लिए गए, आरक्षण हो गया। अब ये पंचायतें कब तक काम करेंगी? कार्यकाल। हाँ, अगला अनुच्छेद 243E, पंचायतों का कार्यकाल या ड्यूरेशन। ट्रिक है E इक्वल्स इलेक्शन
every 5 years. बिल्कुल। ई से इलेक्शन और 5 साल का कार्यकाल। इसने पंचायतों को एक स्थिरता दी है। एक लोकतांत्रिक वैधता। हाँ, 73वें संशोधन से पहले राज्य सरकारें अक्सर अपनी मर्जी से पंचायतों को भंग कर देती थीं। इस अनुच्छेद ने उस पर रोक लगा दी। और अगर कोई पंचायत 5 साल से पहले ही भंग हो जाए तो नियम यह है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, नई चुनी हुई पंचायत पूरे 5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी। ठीक है, अब ये होगी कार्यकाल की बात। लेकिन क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? मतलब कुछ नियम तो होंगे कि कौन अयोग्य है। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशंस। और यहीं आता है अनुच्छेद 243F। ट्रिक सीधी है, F = फेल देन आउट। फेल देन आउट। फेल का मतलब है यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य है तो वो पंचायत सदस्य बनने के लिए भी अयोग्य होगा। अच्छा, मतलब जो MLA के लिए डिस्क्वालीफाइड है वो पंचायत के लिए भी है? मोटे तौर पे हाँ। बस एक शर्त ये है कि अयोग्यता का आधार 21 वर्ष से कम आयु नहीं हो सकता, क्योंकि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, तो अब हमारे पास ढांचा है, लोग हैं, उनके नियम भी हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, पावर हाउस पर। हाँ, पावर हाउस। इनके काम क्या हैं? इनकी शक्तियां क्या हैं? अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। और ट्रिक है G = गिव पावर। सही कहा, ये पंचायती राज की आत्मा है। लेकिन असल में यही सबसे बड़ा संघर्ष का क्षेत्र भी है। वो क्यों? ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां देगा। इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कृषि, पेयजल जैसे 29 विषय हैं। 29 विषय तो बहुत होते हैं। फिर संघर्ष कहाँ है? संघर्ष है शक्तियों के हस्तांतरण में। संविधान ने विषय तो दे दिए, लेकिन इन विषयों से जुड़े फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, यानी पैसा, कार्य और कर्मचारी, हाँ, इन तीनों को असल में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। और ज्यादातर राज्यों ने ये ताकत आज तक पूरी तरह से दी ही नहीं है। मतलब गिव पावर आज भी कई जगहों पर एक अधूरा वादा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए अगला अनुच्छेद सीधे पैसे की बात करता है। हाँ। अनुच्छेद 243H वित्त और कर लगाने की शक्ति। इसकी ट्रिक मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत यादगार है। H = हक का पैसा। ये ट्रिक इसका पूरा सार बता देती है। हक का पैसा मतलब पंचायतों को सिर्फ राज्य के अनुदान पर निर्भर न रखना, खुद कमाने की शक्ति देना। हाँ, ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है कि वो पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल आदि लगाने और वसूलने की शक्ति दे। लेकिन क्या राज्य आसानी से अपनी टैक्स लगाने की शक्ति देते हैं? ज्यादातर नहीं। और यहीं पर अगला अनुच्छेद 243I महत्वपूर्ण हो जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन। स्टेट फाइनेंस कमीशन। और ट्रिक है I = इनकम कमीशन। इनकम कमीशन सोचने का एक अच्छा तरीका है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे हर 5 साल में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ये सिफारिश देना कि राज्य अपने टैक्स का कितना हिस्सा पंचायतों के साथ बांटेगा। तो पैसा आ गया, अब उसका हिसाब किताब भी तो जरूरी है। बिल्कुल, पारदर्शिता। तो यहीं पर आता है अनुच्छेद 243J खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट। ट्रिक है J = जांच। जे से जांच। जब जनता का पैसा खर्च हो रहा है तो उसका हिसाब होना ही चाहिए। ये जांच ही तो घोटालों को सामने लाती है। सही बात है। और इस पूरी लोकतांत्रिक मशीनरी को चलाने के लिए निष्पक्ष चुनाव सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। तो अब आता है अनुच्छेद 243K राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ट्रिक है K = कराए इलेक्शन। कराए इलेक्शन। K से कराए इलेक्शन। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक भारत के चुनाव आयोग की तरह। इसकी जिम्मेदारी है पंचायतों के सभी चुनावों को निष्पक्ष रूप से कराना। ठीक है, तो अब हमने पंचायत का ढांचा, लोग, शक्तियां और जवाबदेही सब समझ लिया। अब आखिर में आते हैं कुछ तकनीकी बातों पर। द फाइन प्रिंट जैसा आप कह रहे थे। हाँ, अब फाइन प्रिंट। पहला है अनुच्छेद 243L जो इन प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू करने से जुड़ा है। यूनियन टेरिटरीज। हाँ, और ट्रिक है L = लक्षद्वीप एंड UT। यह एक अच्छी याद रखने वाली ट्रिक है। यह अनुच्छेद बस इतना कहता है कि राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए इन प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर सकते हैं। तो क्या ये कानून भारत के हर कोने में,
हर राज्य में एक जैसे ही लागू होते हैं या कुछ अपवाद भी हैं? अपवाद है और वो बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 243 M एक्सेप्शंस की बात करता है। ट्रिक है M = मना, नॉट एप्लीकेबल एरियाज। M से मना। यह प्रावधान भारत की विविधता का सम्मान करता है। ये कानून कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और आदिवासी क्षेत्रों में भी। हाँ, 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों को भी छूट दी गई है, क्योंकि उनकी अपनी पारंपरिक प्रशासनिक प्रणालियां हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगला है N, अनुच्छेद 243 N। यह है मौजूदा कानूनों को जारी रखने के बारे में। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। और ट्रिक है N = नया लॉ आए तब तक पुराना। ये थोड़ा उलझाने वाला लगता है। लागू हुआ तो राज्यों के पास अपने पुराने कानून थे। अच्छा। तो इस अनुच्छेद ने राज्यों को बस 1 साल का समय दिया कि वे अपने पुराने कानूनों को इस नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप बदल लें। ठीक है, समझ गया। और अब हम आ गए हैं इस कहानी के आखिरी अक्षर पर, O पर। अनुच्छेद 243 O, जो चुनावी मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ट्रिक O = आउट ऑफ कोर्ट। क्या इसका मतलब है कि चुनावी गड़बड़ियों को चुनौती नहीं दे सकते? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि आप चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन जैसे प्रशासनिक मामलों को सीधे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तो फिर रास्ता क्या है? अगर चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई विवाद है तो उसके लिए एकमात्र रास्ता चुनावी याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन का है, जो चुनाव के बाद ही दायर की जा सकती है। वाह, तो ये थी A से O तक की पूरी यात्रा, ढांचा बनाने से लेकर उसे ताकत देने तक, और फिर उसकी सीमाओं को तय करने तक। चलिए, इसे दिमाग में बैठाने के लिए एक बार तेजी से दोहराते हैं। जरूर। तेज और लयबद्ध तरीके से। A से सभा, B से बनावट, C से संरचना, D से आरक्षण, E से 5 साल, F से फेल तो बाहर, G से गांव की शक्ति, H से हक का पैसा, I से आय का आयोग, J से जांच, K से करवाए चुनाव, L से लागू यूटी में, M से मना कुछ क्षेत्रों में, N से नया आने तक पुराना, O से कोर्ट के बाहर। ये ट्रिक्स परीक्षा के लिए बेहतरीन है, लेकिन यहाँ श्रोता के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने देखा कि G से पावर और H से पैसा देने की बात संविधान करता है, लेकिन असलियत में ये शक्तियां आज भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बाबुओं के हाथ में कैद हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम पंचायतों को सच में स्वशासन की संस्था बनाना चाहते हैं या सिर्फ सरकारों की योजना लागू करने वाली एजेंसी? बहुत गहरा सवाल है। इन अनुच्छेदों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस तरह आर्टिकल 243A से 243O पंचायती राज कंप्लीट।